Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Again, I'm here with you to discuss about an important topic. Today in this video, we are going to talk about the section 138 of the Negotiable Instrument Act. But in this video, we are going to talk about the different aspect of the section 138 of the Negotiable Instrument Act. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट कविता. होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है पूरी सुनने के बाद, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. लेकिन इस वीडियो में हम उसकी नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो बात करता है, अगर आपका चेक है, आपने किसी से चेक लिया, आपने उसको बैंक में लगाया, कहने को डिपॉजिट करवाया फॉर द अमाउंट, और जब वो चेक है डिसऑनर हो जाता है, तो वहाँ पर हम अंडर सेक्शन 138 है जो प्रोसीडिंग्स हैं जो फॉलो की जाती हैं. तो बेसिकली इस वीडियो में हम इसकी नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे. मैंने एक आपको इन शॉर्ट वे इसका जो इंट्रोडक्शन है दे दिया है कि इन द केस ऑफ द डिसऑनर ऑफ द चेक, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अपनी कार्यवाही करता है. तो फ्रेंड, जैसे कि इस वीडियो का जो मेन पर्पस ये है कि जैसे ही कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, आप किसी पर्सन को है कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो उधार पर दे देते हैं, उसको डेब्ट दे देते हैं, और उसके बदले में वो पर्सन आपको एक चेक है जो इशू कर देता है कि अगर मैं इस स्पेसिफिक डेट तक आपको अमाउंट वापस नहीं करता हूँ, तो आप इस चेक के थ्रू है जो अपनी अमाउंट है जो रिकवर कर सकते हैं. तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि एक स्पेसिफिक डेट थी जब उस पर्सन को आपके पैसे वापस करने थे, लेकिन उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, तो आप क्या करते हैं, चेक को बैंक में लगा देते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट, चेक है जो डिसऑनर हो जाता है. जैसे ही चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 138. पहले आप ट्राई करते हैं कि किसी न किसी तरह से वो आपके आफ्टर द डिसऑनर ऑफ चेक ऑल्सो आप ट्राई करते हैं, उसके नोटिस में बात डालते हैं कि भाई इस तरह से आपका चेक है जो डिसऑनर हो गया है, और अगर आप मेरी अमाउंट है जो पे करना चाहे तो आप कर सकते हैं. लेकिन आफ्टर द नोटिस ऑल्सो वो आपकी बात नहीं सुनता है, तो वहाँ पर आप 138 की प्रोसीडिंग्स के अंडर आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही 138 की प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर एक्यूज्ड है जो जिसने कि चेक इशू किया था फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट जो आपने उसको उधार दिए थे, जैसे ही 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट्स हो जाती हैं, उस पर्सन को जो एक्यूज्ड है उसको समन है जो इशू किए जाते हैं. जब समन इशू किए जाते हैं किसी न किसी वे में, या तो वो खुद ही समन लेने के बावजूद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, कोर्ट में वो खुद से अपीयर नहीं होता है, तो बेलेबल वारंट इशू कर दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट. जब बेलेबल वारंट उसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं तब भी वो नहीं मिलता है, और इस तरह से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो बीच में ही लटकी हुई रह जाती हैं. कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, बिकॉज ऑफ द नॉन सर्विस ऑफ द समन्स और बिकॉज ऑफ द नॉन अरेस्ट ऑफ दैट एक्यूज्ड, जो आपकी 138 की प्रोसीडिंग्स है वहीं पर बीच में रह जाती है, और आपको कहीं ना कहीं ये डर हो जाता है कि जो मेरी अमाउंट है अब वो मुझे वापस नहीं मिलेगी. तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं इसीलिए बात कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए. तो सेक्शन जो अब यहाँ पर रोल आता है कि भाई ठीक है, समन इशू किए, नॉन सर्विस ऑफ समन्स दिखा रहा है कभी, या फिर उसने सर्विस ले भी ली है समन की, लेकिन वो खुद अपीयर नहीं हो रहा है, बेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं लेकिन वो पर्सन मिलता ही नहीं है, वो अरेस्ट भी नहीं हो पा रहा है. तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास आप एक एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां पर एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो ये एक्यूज्ड है आफ्टर द सेवरल टाइप ऑफ द अफर्ट्स वो नहीं मिल रहा है, तो इसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाए बाय द कोर्ट. अब ये बात आ जाती है, व्हाट इज द पीओ. पीओ का मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको बोला जाता है इन हिंदी लैंग्वेज भगोड़ा, कि भाई वो प्रॉपर तरीके से आपकी जो मनी है वो नहीं देना चाहता, और इतने एफर्ट्स के बाद भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए. किसके अंडर कर दिया जाए, अंडर सेक्शन 82, अंडर सेक्शन 82 ऑफ द CRPC. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 82 है, 82 है, उसके अंडर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो कोर्ट के द्वारा है उसको मान लिया जाता है,
उसका मान लेने से सिर्फ ये नहीं होता कि कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दी कि दैट ही इज नाउ ही इज द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी एक कॉपी लगती है कोर्ट में, एक उसकी कॉपी लगती है जो कि यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर वो काम करता था, या यहाँ पर वो अपने रिलेटिव्स के पास हो सकता है, मतलब जहाँ पर भी कुछ भी ऐसा डाउट है कि वो यहाँ पर मिल सकता है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर वो नोटिस है जो लगाया जाता है कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसको विद इन 30 डेज अगर वो अपीयर होना जाए फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमिनेशन, तो वो अपीयर हो सकता है। और स्पेसिफिकली उसमें अलग से एक डेट भी मेंशन की जा सकती है कि भाई इस स्पेसिफिक डेट को आपको कोर्ट में अपीयर होना है। तो अगर उसके इस तरह से जहां वो रहता है, कुछ अदर प्लेस हैं जहां पर उसको पाया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कोर्ट को लगता है, और इवन रिक्वेस्ट के थ्रू आप उसको ये चाहते हैं कि जो पर्सन है उसके अगेंस्ट आप न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाएं कि भाई उसको बाय कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो डिक्लेयर कर दिया गया है, तो न्यूज़पेपर में भी वो पब्लिश हो सकता है। तो इस तरह से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो डिक्लेयर करने के बाद वहां पर एक स्पेसिफिक है जो डेट है जो मेंशन की जाती है कि आप इस डेट को कोर्ट में अपीयर हो जाएं, एक्यूज्ड को बोला जाता है उसके थ्रू। लेकिन अगर वो फिर भी अपीयर नहीं होता है तो वहां पर आगे क्या कार्यवाही की जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे वहां पर यह कार्यवाही की जाती है, जैसे ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 82 डिक्लेयर कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नाउ 83 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोक्लेमिनेशन की डेट के बाद जैसे उसको भगोड़ा साबित कर दिया गया बाय द कोर्ट, उसके बाद कोर्ट के पास राइट है वो किसी भी डेट को जो एक्यूज्ड है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है अटैच करने के लिए बोल सकता है, अटैच करने के लिए भी बोल सकता है। बेसिकली जो ये प्रोविज़न है 82, 83, ये उस पर्सन के ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बनाए जाते हैं कि वो कोर्ट में अपीयर हो और वो उस पर्सन की जो अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है, वो पे करे। और काफ़ी बार ऐसा होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद वो पर्सन है जो कोर्ट में अपीयर हो भी जाता है और तब भी ना हो जब उसकी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 अटैच किया जाता है, जो कि मूवेबल इमूवेबल दोनों कैटेगरी की हो सकती हैं। तो उस केस में मोस्टली जो पर्सन है वो अपीयर हो जाता है कोर्ट में। लेकिन अगर बाय चांस थर्ड सिचुएशन ऐसी होती है, वो पर्सन आफ्टर द सेक्शन 82 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद और उसकी अटैच करने के बाद भी अंडर सेक्शन 83 वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो वहां पर राइट बनता है, कोर्ट के पास राइट बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी की कुर्की कर सकते हैं। तो जैसे ही उस प्रॉपर्टी की सेल से जो कुछ भी अमाउंट आती है, उससे ऑर्डर में जो भी अमाउंट है, जो कि अमाउंट रिकवर करनी थी एक्यूज्ड से, वो अमाउंट है जो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके और उनकी सेल करके उस रिकवरी को कवर कर लिया जाता है, उस मनी को रिकवर कर लिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है और आप बहुत टेंशन में है कि मेरी प्रॉपर्टी का मतलब कि मैंने जो पैसे दिए थे अब क्या होगा, तो और इस तरह से काफ़ी वारंट इशू करने के बाद और समन इशू करने के बाद वो पर्सन है जो नहीं मिलता है, फिर उसका अंडर सेक्शन 82 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके न्यूज़पेपर में भी उसके रिगार्डिंग पब्लिश करवा दिया जाता है, और फिर भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके, अगर फिर भी वो नहीं आता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट है उसको रिकवर कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेक्शन जो है 138, इसमें हमने नेचर के बारे में बात ना करके ऐसी सिचुएशन जिसमें कि उस पर्सन को भगोड़ा साबित कर दिया जाता है और आपको टेंशन होती है कि मेरी अमाउंट कैसे रिकवर की जाएगी, तो ये एक प्रोसेस होती है अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको फिर भी अभी भी इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हेयर, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हेयर। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।